हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फेलियर एजुकेशन। सो दोस्तों, एज यू नो कि हम लोग रसिया के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है की सीरीज रन कर रहे हैं, उसके पार्ट 3 को आज डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, है ना। जिसमें हमने ओवरव्यू देखा हुआ है रसिया का पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था सोशलिज्म इन यूरोप का पार्ट 1। तो एज यू नो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशलिज्म के पार्ट 2 को, सोशलिज्म इन यूरोप को समझेंगे, है ना। कुछ चीज़ें हमने समझाई थी आपको काफ़ी अच्छे से, और ऐसा इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेट करने को मिलेगा इसको। अगर हम सोशलिज्म समझ में हमें आ जाएगा, तो रसियन जो रेवोल्यूशन हुआ है, रसिया में किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, किस तरीके की चीज़ें हो रही थी आगे के पर्सपेक्टिव में, हम समझ पाएंगे, हमें इजी होगा समझना। तो इसलिए हम बिफोर स्टार्टिंग रशियन रेवोल्यूशन हमें सोशलिज्म इन यूरोप को पढ़ना पड़ रहा है, और अच्छी बात है, हमें जाननी चाहिए चीज़ें, है ना। आई होप लास्ट वीडियो से आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, आज उसी को हम आगे भी बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़, और जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, है ना, वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, आप प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप शेयर करना चाहें शेयर करें। सो ये तो प्रायोरिटी पे है, आप एज ए गुरु दक्षिणा समझ के दे सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए बोलना ही नहीं चाहिए मुझे। आई होप आप लोग समझदार हो। आगे बढ़ते हैं, सीरीज को बढ़ाते हैं, है ना। ठीक है। अब हमें यहाँ की जो जो सोसाइटी थी सोशलिज्म की, हमने पढ़ा था सोशलिज्म है क्या, है ना। और किस तरीके से सोशलिज्म जो अ, जो सोसाइटी होती है ना, इस किस तरीके से होती है, किस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए आइडियल। और आफ्टर रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद की सोसाइटी कैसे थी, कैसे इवॉल्व हो रही थी। तो अभी भी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, उसी चीज़ को आगे उसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे थोड़ा सा। ये जो हम बात कर रहे हैं, है ना, ये जो सोसाइटी की हम बात करेंगे, ये अभी के टाइम की सोसाइटी नहीं है, हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। जैसे कि आप सभी को पता होगा, 19th सेंचुरी में अराउंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आ चुका था, और किस तरीके से यूरोप में इम्पैक्ट हो रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही थी, और किस तरीके की सोसाइटी वहाँ के लोग चाह रहे थे। हमने अलग अलग जो सोशल ग्रुप के मेंबर थे, जो पीपल थे, चाहे वो लिबरल सोच वाले हों, चाहे रेडिकल हों, है ना, या कंजर्वेटिव वाले लोग हैं, हमने उनके बारे में भी पढ़ा। उनकी क्या होप्स थे सोसाइटी से, क्या क्या वो चाह रहे थे, जिस तरीके से सोसाइटी वहाँ पे चेंज ले रही थी, है ना। और या इसमें हम सोशल चेंजेस भी पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी से रिलेट करके, है ना। तो अब हमें पता है सोसाइटी वॉज चेंजिंग 19th सेंचुरी, है ना। तो ये चीज़ भी हमें समझनी है, 19th सेंचुरी में सोसाइटी कैसे चेंज हो रही थी, कि बिफोर रशियन रेवोल्यूशन या उससे बाद भी चीज़ें हुई हैं। पहले उससे इस वहाँ पे यूरोप में किस तरीके की सोसाइटी, वहाँ पे मोनार्क हुआ करता था, और जैसे मर्जी वो चाहता था वैसे वो रूल किया करता था। पर वहाँ पे जो ये जो सोशल चेंजेस थे, तब ऐसे नहीं हुए थे, और काफ़ी इन इक्वालिटी थी, जिसको ही लेके इस तरीके के आइडियाज़ आ रहे थे कि सोसाइटी को चेंज करना है ना। एक सोशलिस्ट सोसाइटी चाहिए लोगों को, जहाँ पे इक्वालिटी हो, इक्वालिटी टू वोट टू राइट का हक हो उनको, वोटिंग का राइट हो। इवन जो महिलाएं थी वहाँ पे, उनकी कंडीशन कैसी थी, उनको वोटिंग का कोई राइट नहीं था, है ना। ये सब चीज़ें क्या थी बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, मैंने आपको बताया, एक तरीके का ये एक आइडिया दूसरों लोगों जो यूरोप में था वहाँ पे भी ये आइडिया तेजी से फैल रहा था आग की तरह। और हर कोई वहाँ पे जो लोग थे, जैसे लिबरल सोच वाले थे, कुछ कंजर्वेटिव थे,
कुछ रेडिकल जो ग्रुप थे, ऐसे लोग जो सोच के लोग वाले थे यूरोप में, उनको भी ये आइडिया पसंद आने लगा था। वो भी चाहते थे कि मोनार्क रूल ना करे, उनको फ्रीडम मिले, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें उनको मिले, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ना। फ्रीडम उन्हें भी चाहिए थी और इक्वल चाहिए था। और जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट जो सोसाइटी होती है, उसमें होता ही यही है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं उस सोसाइटी में, वो इक्वली लोगों के बीच में बटी होनी चाहिए, है ना। इक्वल बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए। तो ये थी चीज़ें, है ना। अब और भी क्या हो रही थी, जैसे जैसे आइडिया फैल रहे थे लोगों के माइंड में, लोगों तक पहुंच रहे थे, उनके विचार चेंज हो रहे थे। ऐसी ही सोसाइटी भी चेंज हो रही थी 19th सेंचुरी की। आगे हम देखेंगे और भी चीज़ें। अब यहाँ पे देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक चेंज। अब ये सोशियो इकोनॉमिक चेंज कैसे हुआ? जब सोसाइटी चेंज हो रही थी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ। नए नए शहर बनने लगे, है ना। नए नए इंडस्ट्रीज लगने लगे, उद्योग आने लगे, रोजगार आने लगे, और कुछ इंडस्ट्रियल रीजन भी बनाए जाने लगे, है ना। एरिया भी डेवलप हुए, इंडस्ट्रियल रीजन बने। और रेलवे को एक्सपेंड किया गया। जब रेलवे एक्सपेंड होगा, एक जगह से दूसरे जगह गुड्स ट्रांसफ़र होने लगे, और इंडस्ट्रीज लगने लगी उस एरिया में, है ना। इस तरीके से जो सोशियो क्या है, जो ग्रोथ, किस में चेंज चेंज मिला, समाज में किस तरीके से चेंज मिल रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, वो हम देख रहे हैं। और इकोनॉमिक चेंजेस भी हो रहे हैं। इकोनॉमिक चेंजेस क्या? लोग जो अब चलो सोशल चेंजेस देखते हैं। जब इंडस्ट्री लगेगी, नए शहर बनेंगे, वहाँ पे लोग जाएंगे, रहेंगे, काम करने लगेंगे, है ना। रेलवे से आने जाने का साधन भी हो गया, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने मिले। तो इसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी देखने को मिले 19th सेंचुरी में। हम तब की बात करें, अभी तो काफ़ी अलग है। आप इस चीज़ को रिलेट करके भी देखिएगा किस तरीके की आज की सोसाइटी है, किस तरीके की सोसाइटी पहले थी, क्या बेटर है, क्या हम कोई चेंजेस कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने में, है ना। अब बात आप सबके दिमाग में ये आ रही होगी, जहाँ पे भी इंडस्ट्री लगती है वहाँ पे तो ग्रोथ होती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लोगों को जॉब की, है ना। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, ये एक पॉजिटिव चीज़ें थी। ये जो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही थी, अच्छा था लोगों के लिए। पर दूसरी साइड देखा जाए तो वहाँ पे ये जो रैपिडली ये जो ग्रोथ आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो लोगों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा था, है ना। ये प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आया था, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप हो गई थी, नए सिटीज़ बने थे, रेलवेज बने थे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, पॉजिटिव थी। बट जो नेगेटिव साइड था, वो अपने साथ क्या लेके आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? वो प्रॉब्लम्स लेके आया था। किस तरीके की प्रॉब्लम को लेके आया था? वह अब क्या होता था, आज के टाइम को देखिएगा, उस टाइम को भी आप देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या थे, जो वर्किंग आवर्स थे वो काफ़ी लॉन्ग थे, है ना। और जो वेजेस मिलते थे, वो है ना, वेजेस मतलब जो मजदूरी इनको मिलती थी, है ना, जो पगार मिलती थी, जो सैलरी आप बोल सकते हो जो मिलती थी, वो काफ़ी कम थी, है ना। क्योंकि काम तो उनको लंबे टाइम तक करना पड़ता था, लंबे समय तक करना पड़ता था। 16 16 17 17 18 18 घंटे काम कर रहे हैं लोग। वो मैन वुमेन एवं बच्चे भी करते थे काम। और वेजेस क्या मिलते थे उनको? बहुत कम मिलता था उनको, है ना। सैलरी बहुत कम दिए जाते थे, बहुत बहुत ही पुअर सैलरी। और अनएम्प्लॉयमेंट भी था। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे था जब इंडस्ट्री लगी थी? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं था कि हमेशा ही काम होता था। जब काम हुआ करता था तब तक ही रखा जाता था लोगों को, और जब काम नहीं होता था तो उनको फैक्ट्रियों से निकाल दिया जाता था, उनके पास रोजगार नहीं होते थे। इस तरीके से लोग अनएम्प्लॉयड भी हो रहे थे वहाँ पे लोग। अब हमेशा तो काम तो होता नहीं था। अब जैसे आज का टाइम है, आज हमें क्या है, सोशल सिक्योरिटी है, आई मीन जॉब की सिक्योरिटी मिल जाती है, काम हो या ना हो। बट अगर आपकी जॉब है अच्छी कंपनी में, आपको जॉब मिलेगी। बट आप इस तरीके को अभी के टाइम से रिलेट कीजिए, जैसे पेंडेमिक में। आई होप आप सभी ने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जो कंपनियां हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दे रहे हैं, उनकी सैलरी भी प्रॉपर दे रहे हैं, सारी चीज़ें सुविधाएं दे रहे हैं, है ना। पर बहुत सारी इंडिया में ही कंपनी ऐसी हैं जो सैलरी को कट करके दे रही हैं, है ना। टाइम के हिसाब से दे रही हैं, जितना काम करें इतने ही सारी चीज़ें हो रही हैं। आई मीन मेरी प्रीवियस कंपनी भी ऐसी ही थी
कि जितना मेरे टाइम लॉग होता था काम का उतने ही मुझे पैसे मिलते थे। बट अभी जहाँ पे मैं वर्किंग हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं है। पर ऐसे ही बहुत सारी इंडिया में भी कंपनी है आज के भी टाइम में। जिस तरीके से इंडिया में पेंडेमिक की सिचुएशन है, वहाँ पे क्या होता है, लोगों को कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो पूरे पैसे दे रही हैं और घर से काम करा रही हैं, सारी चीज़ें सुविधाएं मिली हुई हैं। बट बहुत जगह दोस्तों उनको काम ज़्यादा भी करना पड़ता है और हो सकता है उनको पगार भी कम मिल रही हो। देखा जाए 2 सालों में पेंडेमिक में इनमें लोगों की सैलरीज बढ़ जानी चाहिए थी। मैं फैक्ट्री जो छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे काम तो ज़्यादा हो गया होगा डेफिनेटली, बट उनकी सैलरी आज भी उतनी है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप नहीं समझ सकते, है ना। आप मार्केट में सामान लेने जाए, मैं सिंपल जो बहुत ही एसेंशियल चीज़ों के सामान के नाम बताऊं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल लेने जाओ तो अराउंड 180 to 100 रुपीज़ लीटर मिल रहा होगा आपको, है ना। तो ऐसे राइस, जो एसेंशियल चीज़ें जो डेली की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं यूज़ करने की, वो चीज़ें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। इवन क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, इवन ह्यूज अमाउंट पे करके भी, है ना। तो अब ये आज का टाइम है, ऐसे ही आप उस टाइम को देखिए 19th सेंचुरी का, जब लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था बट उनके वेजेस क्या थे, कम थे। बहुत कम वेजेस मिलते थे। लोग कैसे सरवाइव करते थे, काम होता था तभी उनको काम मिलता था, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता था। मेरे पास डेटा नहीं है पर मैं श्योर हूँ पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके की आज सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हो चुके हैं पेंडेमिक की वजह से। और दूसरी बात, जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, सिटीज़ तो बढ़ बढ़ रही थी, बट जो हाउसिंग और जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी ये भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ये ग्रो कर रही थी। क्योंकि जो लोग थे, जो सोसाइटी थी, वहाँ पे जो लोग थे बहुत ही तेज़ी से, जो टाउन्स थे वो ग्रो कर रहे थे। बट वहाँ पे हाउसिंग, रहने की व्यवस्था, सैनिटेशन, वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट हो, साफ सफाई हो, इस इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए थी। पर ये जो रैपिड एक्सपेंशन हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, तो उसमें ये चीज़ें रह गई। अब क्या होते थे, ये जो अभी आगे भी देखेंगे, ये जो प्रॉब्लम्स थी इन लोगों की, है ना, ये जो कंपनी के ओनर्स थे, है ना, आप बोल सकते हो जो मालिक हुआ करते थे, उनको इनसे प्रॉब्लम नहीं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता था। आप बस लॉन्ग आवर वर्क करो, आपकी हेल्थ कैसी है ये उनसे नहीं मतलब। कल को आप अनएम्प्लॉयड हो गए या जॉब की सिक्योरिटी होगी या नहीं उनके ऑफिसेज में, दफ्तर में या फैक्ट्रीज में, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपकी हेल्थ कैसी है, आपके पास रहने की जगह है या नहीं, कैसे रहते हो, सैनिटेशन है नहीं, ये प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इमर्ज हो रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इंडस्ट्री लगती है वहाँ पे ग्रोथ होती है। नो डाउट, इंडिया में भी इंडस्ट्री जब भी अभी कहीं भी किसी भी एरिया में लगे, उस एरिया में ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है, इन्वेस्टमेंट आती है ना, बाहर से देखा जाए। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे ये पॉजिटिव चीज़ तो थी कि नए शहर बन रहे थे, रेलवे बन रहे थे, आने जाने की सुविधा हो रही थी, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते थे, है ना। इंडस्ट्रीज लग रही थी, फैक्ट्रीज मिल रही थी, लोगों को नौकरियां भी मिल रही थी। बट प्रॉब्लम यही थी कि उनको, उनके साथ मेन प्रॉब्लम यही थी कि उनको ज़्यादा देर तक काम कराया जाता था और वेजेस बहुत कम दिए जाते थे, और उनके हेल्थ पे, उनके रहने खाने की पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इतनी सी बात आई होप अभी क्लियर होगी। हम आगे बढ़ते हैं। ये एक पिक्चर है उस टाइम की, लंदन की, है ना। यहाँ पे आप नीचे भी पढ़ सकते हो, जो मिड 19th सेंचुरी थी वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें देखी गई, इस तरीके से लोग रहते थे एक घर में। देख सकते हो कितने सारे लोग रहे, सारे वर्कर हैं, पुअर हैं बेचारे, काम करने के लिए हैं। क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया था, ब्रिटेन यानी कि लंदन, अमेरिका और इंग्लैंड में ही आया था, है ना। मैं अमेरिका बोल रहा था, माफ़ करना, है ना। तो इस तरीके की चीज़ देख सकते हो किस तरीके से लोग रह रहे हैं, खाने पीने के। आप इसमें से आप देख सकते हो किस तरीके की सैनिटेशन की इनके पास व्यवस्था होगी, किस तरीके से, है ना। हालांकि आज का टाइम चेंज है, बट कई जगह, कई इलाकों में आज भी लोग, इवन दिल्ली में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, उत्तर प्रदेश में जहाँ पे इंडस्ट्री है, नोएडा के आसपास कुछ एरिया ऐसे हैं, हर किसी के पास 60 या 1 लाख की जॉब नहीं है, 60,000 की। बहुत सारे लोग अभी भी फैक्ट्री में वर्क करते हैं, प्रोडक्शन होती है, सारी चीज़ें होती हैं, बट उनको वेजेस बहुत कम मिलता है दोस्तों। सच बताऊं, वो एक ही कमरे में कैसे गुजारा करते हैं, अपने बच्चों को भी साथ रखते हैं, अपनी वाइफ को भी रखते हैं, उनकी पढ़ाई भी देखनी है, उनकी एजुकेशन को भी देखना और खाना पीना भी। बट काफ़ी हद तक देखा जाए फिर भी चेंज है।
पर उतना चेंज नहीं हुआ है जितना चेंज एक्चुअली होना चाहिए, है ना। इन इक्वालिटी तो जाहिर सी बात है आज भी है ना। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या था, जब ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब हुआ क्या कि वहाँ पे, अब आपको मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए, जो लिबरल, जो रेडिकल ग्रुप थे, जो इस ग्रुप के मेंबर थे, है ना, वो क्या चाहते थे, चेंज। वो क्यों ऐसा, वही क्यों चेंज चाहते थे, लेबर क्यों नहीं चाहते थे चेंज, वहाँ के जो वर्कर थे वो क्यों अपने मूवमेंट नहीं बढ़ाते थे, क्यों अपने हक की मांग नहीं करते थे। अब देखो उसका रीजन ये है कि जो प्रॉपर्टी ऑनर्स थे या एम्प्लॉयर थे, वो जनरली क्या होते थे, वो लिबरल या रेडिकल सोसाइटी से ही बिलोंग करते थे, है ना। और उनका मानना था कि अगर ये एक सोसाइटी, है ना, जो वर्कर्स हैं, अगर उनके वर्कर या लेबर्स एजुकेटेड होंगे और हेल्दी पॉपुलेशन होगी वहाँ की, है ना, जहाँ पे एक ये सोसाइटी होगी, जहाँ पे इंडस्ट्री लगी होगी, तो उनको क्या होगा, ग्रेट प्रॉफिट भी होगा। अगर हेल्थ अच्छी होगी, अच्छा काम कर पाएंगे, एजुकेटेड होंगे, नॉलेज होगी उनके पास, अच्छे काम करेंगे, तो उनको प्रॉफिट भी अर्न होगा, है ना। और यही रेडिकल और जो लिबरल ग्रुप थे यही चेंज चाहते थे, उन्हीं के ये थॉट्स थे। अपना प्रॉफिट तो देख रहे थे, बट कहीं ना कहीं उनके वेलफेयर के बारे में भी सोच रहे थे वर्कर से, है ना। और यही यही प्रॉपर्टी ऑनर्स भी थे और एम्प्लॉयर भी थे, यही काम भी देते थे। पर अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब यही ऑनर्स थे, जो यही एम्प्लॉयर्स थे, तो ये चाह तो रहे थे ये चीज़ें चेंज करना, तो चेंज क्यों नहीं कर रहे थे, है ना, जबकि सब कुछ इनके हाथ में है, यही काम दे रहे हैं सारी चीज़ें। बट ऐसा नहीं था दोस्तों। उस टाइम जो रेजीम चली आ रही थी, है ना, एरिस्टोक्रेसी की, है ना, मैं यहाँ पे अभी यही चीज़ समझाने वाला हूँ। बट दे हैड प्रॉब्लम, उनके पास क्या प्रॉब्लम थी, किसके पास, रेडिकल और लिबरल ग्रुप, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, जो फैक्ट्रीज रन कर रहे थे, जो प्रॉपर्टी ओनर थे उस टाइम पे, है ना, जो काम दे रहे थे, जो एम्प्लॉयर थे, उनको प्रॉब्लम किससे थी, एरिस्टोक्रेसी से, है ना। और जो कि रेजिम किसकी थी, कंजर्वेटिव ग्रुप वालों की रेजिम थी, जो कि इस्टेब्लिश कब कब हो गया था, इन यूरोप आफ्टर 1850। अब ये बोलोगे कि 1850 में ये वाली रेजिम कैसे इस्टेब्लिश हो गई थी कंजर्वेटिव की, जबकि हमने तो उखाड़ फेंका था कंजर्वेटिव को, है ना, जो एरिस्टोक्रेसी वाली थी। चलो, यूरोप में कैसे आया था, ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, चलो एक बार फिर से देखते हैं। इसको कनेक्ट करो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगेन, कनेक्ट विद द फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। अब सिंपल सी बात, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, रिपब्लिक आया था, डायरेक्टरी रूल्स हुआ था, सारी चीज़ें, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था, है ना। 18 एटीन अब ये 19th अर्ली 19th सेंचुरी से आप मान लो, है ना। तो नेपोलियन क्या हो गया था, डिक्टेटरशिप हो गई थी उसके हाथ में, बहुत सारे वॉर्स भी लड़ रहा था। आपको मैं बताऊं, आधे से ज़्यादा यूरोप पे नेपोलियन का कब्जा था। जब डिक्टेटरशिप थी नेपोलियन की, तो जाहिर सी बात है, सिर्फ यहाँ वहाँ पे क्रुअलिटी नहीं थी नेपोलियन की, लोगों के लिए नहीं थी। लोग पसंद करते थे, वो चाहते थे कि नेपोलियन उनके भी देश में आए, इक्वालिटी लेके आए, जैसे आपको पता होगा, वेट मेजरमेंट भी थे उन्होंने लाए थी, इक्वालिटी, खाना, मतलब बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन थे जो कि फेवर में थे लोगों के। पर क्या हुआ, 1850 में एक वॉर लड़ी गई, है ना, बैटल ऑफ वाटरलू, याद है आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं और ये एग्जाइल हो जाते हैं, है ना। आप सभी को ये बताना है, जब एग्जाइल होते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, वो किस लोकेशन पे जाते हैं, और वो कौन सा लोकेशन होता है जहाँ पे उनकी डेथ होती है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है। और वो ईयर भी आप बताइएगा नेपोलियन बोनापार्ट के, है ना। तो ये चीज़ होता है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट चले जाते हैं 1815 में, अगेन से जो राजा महाराजा थे, जिनकी लैंड्स थे, जिनकी कंट्रीज थी, जिनके रीजन थे, वो वापस से रिस्टोर हो जाती हैं। अगेन से वो रिजीम आ जाती है किंग्स की, है ना। सब लोग अपने अपने, सबको अपना अपना राज मिल जाता है, अपना राज्य मिल जाता है, वहाँ पे वो राज करने लग जाते हैं अगेन, जैसा पहले चल रहा था, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या होता है, इसी वजह से तो मैं आपको बता रहा था कि जो लिबरल थे और ये जो सॉरी, लिबरल और कौन से थे, ये आपके रेडिकल ग्रुप के मेंबर,
ये अपनी मनमानी नहीं कर पाते थे। मनमानी क्या, मनमानी नहीं करना था, वो अपने रूल से काम नहीं कर पाते थे जैसा वो चाहते थे। जो उनका विजन था लोगों वर्कर्स के वेलफेयर को लेके, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ एरिस्टोक्रेसी 1815 में, जो कि रीस्टेब्लिश हो गई थी। एस्टेब्लिश आप बोल सकते हो ऐसी, जो कंजर्वेटिव की रेजिम। अब हुआ क्या यहाँ पे, होता क्या है, ये जो कुछ रेवोल्यूशनरीज आते हैं, जो जिन्होंने रेवोल्यूशन किया था, है ना, जो रेवोल्यूशनरीज थे फ्रांस के, और कहाँ से, इटली के और जर्मनी एंड रसिया के, उन्होंने आपस में मिलके काम किया। किस चीज़ को लेके, ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, है ना। उन्होंने ही काम किया था। फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे, इटली के थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे, रसिया से भी बिलोंग, उन्होंने जो एग्जिस्टिंग मोनार्की सिस्टम था उसको ओवरथ्रो ओवरथ्रो करने के लिए काफ़ी मिलके काम किया उन्होंने, ऐसे समझ लीजिए। और उन्होंने बात की किसकी, एक ऐसे नेशन की, वो नेशंस के बारे में बात करते थे, एक है ना, कि ऐसा नेशन होना चाहिए। तो जो ऐसे बात करने वाले लोग थे उनको क्या कहा गया, नेशनलिस्ट। ये भी आपको नेशनलिस्ट भी समझना है। और किस चीज़ की बात कर रहे थे, इक्वलिटी अमंग सिटीजन। जो ऐसे बात करने वाले थे वो क्या लोग कहलाए, सोशलिस्ट, है ना। ऐसे लोग जो इक्वालिटी चाहते थे अमंग सिटीजन, वो सोशलिस्ट थे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखा जाए, इटालियन के जो नेशनलिस्ट थे, है ना, जो नेशनलिस्ट आप बोल सकते थे, इनका नाम है गुजेपी मजीनी। इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जो इनके लेख हुआ करते थे, जो इनके बुक्स हुआ करते थे, जो इनके आइडियाज़ होते थे, ये पूरे वर्ल्ड में पढ़े जाते थे। इवन इंडिया में भी ये पढ़े जाते थे, इनके आइडियाज़ और थॉट्स, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, ये आइडियाज़ फैल रहे थे, नेशनलिज्म की बढ़ फैल रही थी, आइडियाज़ इक्वालिटी की फैल रही थी लोगों में, आइडियाज़, है ना। तो लोग चेंज चाहते थे एक तरीके से सोसाइटी में, है ना। अब देखते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब यूरोप में सोशलिज्म आया कैसे, है ना, इसको तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि हमने पढ़ा कि सोशलिज्म है क्या, और ये किस तरीके से इमर्ज हो रहा था, किस तरीके के थॉट्स आ रहे थे लोगों के माइंड में, और वो सोसाइटी में कैसे चेंज चाहते थे। इंडस्ट्री लग चुकी थी और उनसे क्या प्रॉब्लम थी, और किस तरीके से, और जो अलग अलग, क्योंकि देखो जो आइडियाज़ थे सबके अलग अलग थे, क्योंकि जो ग्रुप्स थे, चाहे वो रेडिकल हो, कंजर्वेटिव हो या लिबरल हो, सबकी सोच अपनी अलग अलग थी, और सब अपने अपने तरीके से चेंज चाहते थे सोसाइटी में, है ना। अब सोशलिज्म तो आना ही था, है ना, यूरोप में, के चेंज तो आना ही था। बट जो सोशलिज्म था जो हम पढ़ रहे हैं वो यूरोप में कैसे आया, उसको हम पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, है ना, ये पढ़ते हैं। बाई द मिड 19th सेंचुरी, यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में बाई द मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़, है ना। बहुत अच्छे तरीके से इस आइडिया को लोग जानते थे, और काफ़ी लोग इससे अट्रैक्टेड थे, और इससे इस आइडिया को काफ़ी अटेंशन भी मिल रहा था, वाइड स्प्रेड अटेंशन भी मिला इस आइडिया को। सोशलिज्म, सोशलिज्म अगेन मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग चाहते हों, जहाँ उस सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हों वो आपस में बटे हुए हों इक्वली, है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा पर्सन, उसी के पास सारी प्रॉपर्टी हो और वहाँ पे इक्वालिटी ना हो, उस प्रॉपर्टी से जो कुछ भी अर्न कर रहा हो वो उसे ही मिल रहा हो, और जिनको वो एम्प्लॉय कर रहा है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको इक्वली प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो सोसाइटी ऐसी चाहिए थी सोशलिज्म में। सोशलिज्म का आइडिया यही है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ के जो रिसोर्सेज हों वो आपस में लोगों के बीच बटे हों, है ना, इक्वली डिवाइडेड हों। तो ये जो आइडिया था, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यूरोप में फैल रहा था मिड 19th सेंचुरी में, है ना। और इसके इस आइडिया के जो फॉलोअर थे, है ना, उनको क्या कहा गया, सोशलिस्ट, है ना। ये मैंने आपको बताया, पहले भी मैं समझा चुका हूँ। सोशलिज्म और सोशलिस्ट दो अलग चीज़ें हैं। सोशलिज्म एक आइडिया है, और उस आइडिया को जो फॉलो करने वाले हैं वो लोग क्या है, सोशलिस्ट। सोशलिज्म है क्या, वो आइडिया क्या है, वो मैंने आपको बताया। ये जो सोशलिस्ट थे दोस्तों, है ना, ये जो इस आइडिया को
को जो रखने वाले थे अपने माइंड में, जो विचार कर रहे थे, इस आइडिया को जो अडॉप्ट कर रहे थे, है ना, वो किसके अगेंस्ट थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के, है ना। दे वर अगेंस्ट प्राइवेट property and saw it is the root of all social ills of the time। और उन्होंने देखा कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये जड़ है, एक जो सोशल, ये जो हमारा समाज है, यहाँ पे जितनी भी बुराइयां हैं उस टाइम की, अभी के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ 19th सेंचुरी की, मिड 19th सेंचुरी की, कि वहाँ पे जो सोशलिस्ट थे वो देखते थे कि ये जितनी भी बुराइयां हैं समाज की, जो भी भेदभाव हैं, ऊंच नीच के सारी चीज़ें, है ना, जो भी बीमारी है या वॉट एवर है, हेल्थ का इशू है, सैनिटेशन का वो मेन रीजन क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसी के, इसीलिए वो उसके अगेंस्ट थे, है ना। सारे बुराइयों का जड़ क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो ऐसा उनका मानना था, उनके आइडियाज थे, है ना। आई मीन ऐसी उनकी सोच थी सोशलिस्ट की। अब ऐसी क्यों थी, समझते हैं क्यों ऐसा क्या था। अब उनका मानना ये था, जो इंडिविजुअल ऑनर्स होते हैं प्रॉपर्टी के, आई मीन प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो ऑनर्स होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, एंड वर्कर्स हु वर्क्स अंडर देम, और वो वर्कर्स जो उनके अंडर काम करते हैं, है ना। अब उनके साथ होता क्या था कि जो एक इंडिविजुअल है ना, उसके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आई मीन फैक्ट्रीज है, लैंड्स है, जो भी है काम, उस पर काम कौन करेंगे? वर्कर्स करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो इंडिविजुअल है प्रॉपर्टी जो ऑनर है वो वन मैन आर्मी है, वही मशीन चलाएगा, वही सारी चीज़ें करेगा, है ना, सारी चीज़ें पैकिंग करेगा, सब कुछ करेगा, जितने भी काम हैं, मशीनें भी चला रहा है, प्रॉपर्टी भी हैंडल कर रहा है, लोगों, है ना, सारे काम वो खुद ही कर रहा है, सारे प्रॉफिट वो खुद ही। ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे भले ही प्रॉपर्टी उनकी थी, भले मशीन्स लगे हुए थे, भले फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया, बट वहाँ पे काम तो वर्कर्स करते थे। बट दे कंसर्न विद द पर्सनल गेन। ये जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑनर्स थे वो क्या कंसर्न थे? वो कंसर्न थे अपने इंडिविजुअल गेन्स के लिए। क्या? प्रॉफिट। जो भी मेहनत होती थी, जो भी काम करते, जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था वर्कर्स का। वो दिन रात काम करते थे, है ना, लंबे लंबे समय तक। और जो प्रॉफिट अर्न होता था वो किसका गेन होता था? जिसकी वो प्रॉपर्टी होती थी, जिसकी फैक्ट्री होती थी, वो पूरा का पूरा पैसा जो प्रॉफिट होता था वो खुद रख लेता था। प्रॉफिट ओनली, नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। आई मीन कि वो उनके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थे, जो वर्कर्स थे उनके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थे कि उनके वेलफेयर के लिए क्या किया जाए, है ना, कि सैनिटेशन की इशू को देखा जाए, उनके रहने की व्यवस्था देखा जाए, जो वर्किंग आवर हैं भले ही लंबे हों, आज भी होता है, कहीं कहीं फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे भी ओवरनाइट भी लगता है लोगों के, है ना। बट क्या होता है, उनको अलग से पैसे दिए जाते हैं, है ना। अगर जो डिसाइडेड टाइम है काम करने का 8 घंटे, अगर वो 12 घंटे काम लेते हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ, तो 4 घंटे जो काम करते हैं उसके एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था, उनसे काफ़ी लंबे टाइम तक काम कराया जाता था, और उनके वेलफेयर, जो उनकी जो भी प्रॉफिट होता था, जो इंडिविजुअल थे प्रॉपर्टी ऑनर वो खुद ही रखते थे, और उनके बारे में कभी नहीं सोचते थे। जो वर्कर्स थे वहाँ की, उनकी कंडीशन के बारे में नहीं सोचते थे, उनकी सैलरी, उनके वेजेस, उनकी हेल्थ, है ना, उनकी सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम, सैनिटेशन नहीं होगी तो प्रॉपर उनकी हेल्थ कैसे अच्छी होगी? अगर वो सोएंगे नहीं प्रॉपरली, खाएंगे नहीं अच्छे से, एजुकेट नहीं होगी, इसके वेलफेयर में वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थे। बट आज का टाइम ऐसा नहीं है। बहुत से जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी और इंडिया में भी जो भी काम है, जो कैपिटलिस्ट हैं वो जो काम कराते हैं उनको प्रॉपर सुविधाएं देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना। आज के बेनिफिट्स अलग हैं, बट कुछ चीज़ें हैं अभी भी सोशल इश्यूज बने हुए हैं। वो आप लोग खुद सोचिए वो क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर सकते हैं, अपने फादर से, अपने भाई से, जो भी आज के टाइम में वर्क कर रहे हैं उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं काम को लेके। बट ये मिड 19th सेंचुरी की बात है, जब जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑनर या कैपिटलिस्ट आप बोल सकते हो उनको, वो सिर्फ अपने बारे में सोचा करते थे, है ना। देयरफॉर सोशलिस्ट वांटेड आवर सोसाइटी एज ए होल शुड कंट्रोल द प्रॉपर्टी। इसलिए वो सोचते थे, इसीलिए अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। इसीलिए वो चाहते थे कि जो सोसाइटी हो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है
उसका पूरा कंट्रोल हो किसके पास, सोसाइटी के पास एज ए होल, है ना। और उससे जो भी प्रॉफिट आएगा सब लोग आपस में काम मिलके काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट्स होगा उस प्रॉपर्टी से, उस फैक्ट्री से, वो आपस में बांट लिया जाए, है ना। उनके वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा चाहते थे सोशलिस्ट, बट ऐसा नहीं हो रहा था। अब ऐसे चेंजेस लाने के लिए और क्या चीजें हुई, आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। अब सोशलिस्ट वांटेड अ चेंज। अब सोशलिस्ट क्या था, उनको तो पता चल गया था क्या चीजें हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं। अब वो चाहते थे चेंज। अब सोशलिस्ट कौन थे, ये वही रेडिकल और लिबरल ग्रुप के मेंबर थे, है ना। जिनके वो आइडियाज थे वही थे, उनके माइंड में ये सोशलिज्म की भावनाएं उमड़ पड़ी थी और ये आइडियाज आ चुका था। और उनको कॉज भी पता था किस वजह से ये चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं और इसको कैसे करना है। बट कैसे करना है वो आगे हम देखेंगे। बट वो अभी के लिए क्या चाहते थे, अभी के लिए वो बस चेंज चाहते थे। हु वुड हैव गिवन द आइडिया फॉर चेंज। अब चेंज तो चाह रहे थे, पर ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से चेंज आ जाएगा सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट अपने आप से मान जाएंगे, फैक्ट्री ओनर्स, लैंड ओनर, हर कोई भलाई करने में लग जाएगा वर्कर्स की, है ना। कोई ना कोई तो आया होगा जो इस आइडिया को देने के लिए, जिसने आइडिया दिया होगा कि इसको चेंज करना तो है बट कैसे करना है। तो उनमें से ये कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लैंक, कार्ल मार्क्स, ऑफकोर्स फ्रेडरिक एंगल्स। तो जो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स थे, इन दोनों ने मिलके अपने आइडियाज़ दे काम किया इसके अकॉर्डिंग और बताया, वो आइडियाज़ दिए कि किस तरीके से आपको चेंज करना है अपनी सोसाइटी को। ऐसे ही रॉबर्ट ऑन थे और लुई ब्लैंक भी थे, इन्होंने भी अपने अपने आइडियाज़ दिए कि एक जो सोशलिस्ट सोसाइटी होगी वो कैसे होनी चाहिए और कैसे काम करना है, कैसे उनके वेलफेयर के लिए सोचा जा सकता है। पर यहाँ पे अब दो क्वेश्चन आते हैं। हाउ कुड आ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। आप सोचिए कि जब किसी प्रॉपर्टी को कोई चलाने वाला ही नहीं होगा तो, है ना, तो कैसे एक सोसाइटी काम करेगी बिना प्रॉपर्टी के। उसका कोई ऑनर ही नहीं होगा तो उसको चलाएंगे कैसे, कौन रेगुलेट करेगा ये सारी चीज़ें। तो ये भी समस्याएं आ रही थी, ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा था। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। जो सोशलिस्ट सोसाइटी बनेगी, जो इमर्ज होगी, उसका बेस क्या होगा, उसका बेसिस क्या होगा, किस बेसिस पे सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाया जाएगा जैसा वो चेंज चाह रहे थे। अब इसी पे ये जो थिंकर्स थे, ये जो फिलोसफर थे, महान फिलोसफर, इन्होंने अपने आइडियाज दिए। अब इनके आइडियाज को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब आइडिया ऑफ रॉबर्ट ओवन एंड लुई ब्लैंक। अब हुआ क्या करता था, जो सोशलिस्ट थे हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। अब उसमें ऐसा नहीं था सबके जो विजन हों, सबके एजेंडाज हों वो सेम हो एक सोसाइटी को लेके। उसमें भी अलग अलग आइडियाज़ होंगे, है ना। अब उन्हीं आइडियाज़ पे काम करके उसमें कुछ एडिशन होंगे, कुछ सब्सट्रैक्शन होंगे, और आगे भी और भी थिंकर्स और फिलोसफर ऐसे आएंगे जिन्होंने अपने भी अलग से आइडिया दिए। तो उन्हीं में से कुछ लोग जो बिलीव करते थे आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। जो आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स था, है ना, उनमें से ये दो थिंकर्स थे, ये दो फिलोसफर थे, रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लैंक। लुई ब्लैंक जो है फ्रांस से थे और रॉबर्ट ओवन जो थे इंग्लैंड से थे, है ना, देखा जाए ब्रिटेन से थे। तो इन्होंने ही आइडिया दिया था कोऑपरेटिव का। अब कोऑपरेटिव है क्या उसको हम समझते हैं यहाँ पे। ये आइडिया क्या है, कोऑपरेटिव आइडिया क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो कोऑपरेटिव्स क्या है, एसोसिएशन ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे क्या करें, वर्किंग टुगेदर, जहाँ पे ये सारे जो पीपल हैं एसोसिएट जो हो के ये साथ में काम करें। अन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट भी अर्न करेंगे, और उनको क्या करें, डिवाइडिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जहाँ पे लोग आपस में मिलके काम करें, है ना, प्रॉफिट को अर्न करें, और उस प्रॉफिट को ऐसे डिवाइड किया जाए जिस तरीके से उन्होंने काम किया हो। तो ये आइडिया
रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लैंक दे रहे थे कोऑपरेटिव का। बट ये जो कोऑपरेटिव का आइडिया था, इसमें से थोड़ा सा डिफरेंट था इन दोनों के आइडिया में। चलो अब देखते हैं। रॉबर्ट ओवन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, build a cooperative community called न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, यूएसए। ये जो पर्सन है इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। अब ये अमेरिका गए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका घूमने फिरने गए, वो एक अपना विजन लेके गए, है ना। और इनका जो विजन था, ऐसी सोच थी, एक ऐसी सोसाइटी बसाने की वहाँ पे, एक यूटोपियन सोसाइटी, है ना, चाहते थे जहाँ पे लोग क्या करें, आपस में काम करें साथ में, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, और प्रॉफिट को अर्न करें और आपस में उस प्रॉफिट को क्या कर लिया जाए, इक्वली में डिवाइड किया जाए। तो इस तरीके की कोऑपरेटिव कम्युनिटी, इस तरीके के विचार को लेके वो अमेरिका गए और वहाँ पे उन्होंने ऐसी कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बनाया जिसको नाम दिया गया न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। इंडियाना एक लोकेशन है यूएसए में, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवन ने बनाया था ये चीज़ें। अब देखते हैं लुई ब्लैंक के क्या आइडियाज़ थे, उनका क्या विजन था। ये जो फ्रांस से थे, ये क्या चाहते थे, इनका जो आइडिया था, द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। अब देखो, विजन तो इनका भी सेम था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें लोग आपस में काम करें, है ना, साथ में काम करे, प्रॉफिट को अर्न करे और आपस में बांटे। बट उसको जो रेगुलेट करे, उसको कौन करे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, ऐसी फर्म की, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की। कैसी ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और क्या, जो कैपिटलिस्ट थे उनको रिप्लेस किया जाए, है ना। ये उस टाइम की बात चल रही थी। तो ये लुई ब्लैंक का आइडिया था। बस अंतर इतना था, दोनों ही लोग चाहते थे कोऑपरेटिव हो, सोसाइटीज बने, कम्युनिटी बने, है ना, जहाँ पे लोग एक साथ काम करें, प्रॉफिट को अर्न करें और आपस में डिवाइड करें। बट जो लुई ब्लैंक थे वो क्या चाहते थे, इस चीज़ को इनिशिएट कौन करे, है ना, इसको गवर्न कौन करे, गवर्नमेंट वहाँ की, है ना। दीज कोऑपरेटिव वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाई मेंबर्स, जैसे कि अभी मैंने बताया, है ना। आई होप इतनी सी बात आप सभी को समझ में आई होगी। रॉबर्ट ओवन एंड लुई ब्लैंक के आइडिया को भी आपको समझ में आया होगा कि एक जो सोसाइटी है, सोशलिस्ट सोसाइटी में, और जो कम्युनिटी बनाई जाए जहाँ पे लोग काम करेंगे, वो किस तरीके से आपस में प्रॉफिट बांटे। ये आइडिया क्यों आ रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। वहाँ पे जो कैपिटलिस्ट थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे वर्कर्स को, लंबे टाइम तक काम कराते थे, वेजेस कम मिलता थी, उनकी भलाई के लिए कम सोचते थे, है ना। अब जो वो सोसाइटी थी, ये जो स्ट्रेटा था, है ना, ये जो सोशलिस्ट थे वो क्या चाहते थे, ये चाहते थे चेंज। और किस तरीके से चेंज चाहते थे, कुछ इस तरीके से थिंकर्स, ये जो फिलोसफर थे, इनके आइडिया के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। अब हम आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स के जो आइडिया थे उनको हम समझते हैं इन्होंने किस तरीके से अपने आइडिया को प्रेजेंट किया कि एक जो सोशलिस्ट सोसाइटी हो वो कैसे होनी चाहिए और क्या होना चाहिए वहाँ पे, है ना। दे बोथ एडेड सम मोर आर्ग्यूमेंट इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। जो सोशलिज्म का जो आइडिया था उसमें इन्होंने थोड़ा सा और आर्ग्यूमेंट अपने ऐड किए। वो क्या मानते थे, ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना, ये किस तरीके की सोसाइटी है, ये है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, है ना। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट क्या होता है, मैं आपको कैपिटलिज्म भी समझा देता हूँ। कैपिटलिज्म वो कि जिसके अंदर जितना पोटेंशियल हो वो वैसे काम करे और प्रॉफिट को अर्न करे, है ना। हालांकि जो कोऑपरेटिव है उसमें भी पोटेंशियल की बात हुई है, एक तरीके से देखा कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसा पैसा मिलेगा। बट यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है। जो कैपिटलिस्ट है वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, वो फैक्ट्री लगाएगा, और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनसे जो प्रॉफिट आएगा वो उनका होगा। वो अपनी पोटेंशियल पे वो प्रॉफिट को रख लेंगे। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे वर्कर्स काम करते हों, जो उनसे प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट जो इंडिविजुअल ऑनर्स है ना, कंपनी के मालिक हैं, वो खुद ही रख लें, वो
बजाय बांटने के, डिस्ट्रीब्यूशन करने के, है ना। बट आज की कैपिटलिज्म देखा जाए, आपकी आज की कैपिटलिस्ट जो कंपनियां हैं ऐसा नहीं है। वो अपने एम्प्लॉयर को बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं इंस्टेड ऑफ सैलरी। सॉरी, सैलरी तो देती हैं, है ना। उसके बाद मील्स भी देते हैं, आने जाने की भी सुविधा देते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती हैं, हेल्थ का भी देती हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर ये मिड 90s, उस 90s जो सेंचुरी है, उस टाइम के कैपिटलिस्ट ऐसे नहीं हुआ करते थे, है ना। और इन्हीं के जो ये आइडियाज़ थे, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स के, इन्होंने जो अपने थॉट्स लिखे, जो अपने विचार दिए वहाँ के लोगों को, ऐसा विचार दिया कि रसिया में क्या आ गया, रेवोल्यूशन, है ना। वो रेवोल्यूशन कैसे आया रसिया में, इसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं कि इनके वो आइडियाज़ क्या थे, क्या आइडियाज़ दिया था उन्होंने सोशलिज्म का, सोशलिस्ट सोसाइटी का, कि जिस तरीके से रशिया में रेवोल्यूशन आया था, है ना। तो इसी के लिए, इसी के जस्ट बाद ही हम रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले हम सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं। अब आते हैं अगेन इसी टॉपिक पे। हमने कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट हमने समझ लिया, है ना। तो जो कैपिटलिस्ट थे, ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वर प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। सिंपल सी बात, जैसे अभी हमने देखा कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो ऑनर हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज में, और जो प्रॉफिट ऑफ है कैपिटलिस्ट का, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वर्कर्स के, ना कि कैपिटलिस्ट के द्वारा। The condition of worker could not improve as long as the profit was accumulated by private capitalist। कहा कि कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, ये बोल रहे हैं, ये अपने आइडिया में ये दे रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट में, कि जो वर्कर्स की कंडीशन है ना, पुअर सैनिटेशन की, अनएजुकेशन की, लोअर वेजेस की, ये तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट इंडिविजुअल, जो ऑनर्स है कंपनी के, वो खुद के पास रखते हैं, है ना, बजाय प्रॉफिट को शेयर करने के अमंग द वर्कर्स। अब वर्कर हैड टू ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म। जो वर्कर्स हैं उनको क्या करना होगा, कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना होगा। और क्या, द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये जो रूल्स है, ये जो नियम है प्राइवेट प्रॉपर्टी का रखने का, इसको भी हटाना होगा वहां से, है ना। यही आइडिया जो है रसिया में क्या ला देता है, रसिया में रेवोल्यूशन ला देता है। और मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स बिलीव करते हैं टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उनको अपने आप को फ्री कराना, फ्री कर रखना होगा, कहाँ से, जो कैपिटलिस्ट हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से, है ना। और क्या करना होगा, वर्कर्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा एक ऐसी सोसाइटी, कैसी, एक रेडिकली सोसाइटी, है ना, सोशलिस्ट सोसाइटी, जो बहुत ही जल्दी चेंज लेके आए। क्या करे, जो कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंके, प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को भी, है ना, रहने ना दे, और क्या करे, अपने आप को फ्री कराए, किससे, कैपिटलिज्म से, है ना। और कैपिटलिस्ट के जो ऑनर्स हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचें। तो उनको एक ऐसी, जो वर्कर्स हैं और उनको ऐसी ही एक सोसाइटी, रेडिकली सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करना होगा। कंस्ट्रक्ट करना मतलब एक ऐसी ही सोसाइटी बनानी होगी, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, जहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, लैंड्स हैं, जो कंट्रोल किसके कैसे किया जाए, सोशली, मतलब जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के उस समाज में जो लोग हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाए। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। और एक ये कैसी सोसाइटी होगी, ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। आपको पता है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा भी है, कम्युनिज्म का आइडिया किसने दिया है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने ही दिया है। कम्युनिस्ट, ये जो कम्युनिज्म है, इसको इवॉल्व किसने किया है, प्रोड्यूस किसने किया है ना, प्रोफाउंड किसने किया है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया है। और वो भी राजी थे, ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, उनका ये मानना था कि जो वर्कर्स हैं, है ना, उनकी कॉन्फ्लिक्शन होती ही रहेगी कैपिटलिस्ट से और कैपिटलिज्म से। सो आ कम्युनिस्ट जो सोसाइटी है
जो एक सोसाइटी है कम्युनिस्ट सोसाइटी, जिस तरीके की सोसाइटी अभी हमने बताया, जहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा ऑन की जाएंगी, और जो भी काम करेंगे आपस में इक्वली प्रॉफिट को बांटेंगे। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ इक्वल होगा, ऐसी सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटी, है ना। और वही सोसाइटी क्या करेगी, द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, न्यूट्रल सोसाइटी, सॉरी नेचुरल में बोला, तो ऐसी ही सोसाइटी होगी जो बैलेंस रखेगी, है ना। और यही ऐसी ही सोसाइटी फ्यूचर में आएंगी, है ना। तो इस तरीके की आइडिया को इन्होंने सोशलिस्ट, जो वहाँ के सोशलिस्ट थे, लोगों थे, उनको, ये जो थिंकर्स थे, ये फिलोसफर थे, इसी तरीके का आइडिया को उन्होंने दिया। आप चेंज चाहते हो तो इसी तरीके से आप चेंज ला सकते हो। कैसे, कि आपको क्या करना होगा, कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना होगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और वहाँ ये जो सोशलिस्ट हैं और जो वहाँ के सारे लोग हैं, एज ए सोशल, एज ए होल, उनको कंट्रोल क्या करना होगा, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको एज ए होल कंट्रोल करना होगा, है ना। आई होप सोशलिज्म, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी, कम्युनिज्म, ये सारी चीज़ें आपको, जितने भी टर्म थे, आपको समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट, please let me know in the comment box. I will really appreciate and will answer each of your questions, है ना, and doubts. Definitely I will clear. मैं सभी का आंसर पढ़ता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, सभी को मैं आंसर करता हूँ। तो आई होप यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस आइडिया को लेके आता कौन है और इस आइडिया को सपोर्ट कौन करता है। ये जो सोशलिज्म का जो आइडिया आया, इस तरीके की भावनाएं आई लोगों में, है ना, इसको सपोर्ट करने वाला कौन था। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, ये जो सोशलिज्म का आइडिया था, इसको सपोर्ट कैसे मिला, बाय द 1870s, आई मीन यू कैन से लेट, लेट भी नहीं बट ठीक है, लेट ही है, लेट 19th सेंचुरी में ये जो सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। अब थ्रू आउट यूरोप में क्या हो रहा था, जितनी भी कंट्रीज थी, सभी जगह क्या हो रहा था, इस आइडिया को फैलाया जा रहा था और अपने आप ही ये आइडिया फैल रहा था। चलो, अब सोच रहोगे रसिया का इसका क्या कनेक्शन है। चलो आप एक बार रिकॉल करो, जब मैंने ओवरव्यू ऑफ रसिया आपको पढ़ाया है, मैंने आपको ये बताया था रसिया जो है लाई करता है यूरोप में भी और कहाँ, एशिया में भी, है ना, आई मीन यूरेशिया। जो मोस्ट ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव नियर द अराउंड, नियर क्या, आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया है वहाँ पे रहती है अराउंड 80%, 70 से 75, 70, आई मीन ये जो 70 से 80% जो पीपल की पॉपुलेशन है रशिया की, वो यूरोप में ही रहती थी। इसी तरीके से, इसी वजह से ये जो सोशलिस्ट का आइडिया था वो रसिया में भी फैला, ना कि सिर्फ यूरोप की कुछ ही कंट्री में। टू कोऑर्डिनेट दियर एफर्ट, उनके जो कोऑर्डिनेशन था, उनके एफर्ट थे, जो सोशलिस्ट, है ना, अपने एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये जो सोशलिस्ट थे, ये जो ग्रुप था, उन्होंने फॉर्म किया एन इंटरनेशनल बॉडी। उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक बॉडी बनाई, जिसको नाम दिया गया द सेकेंड इंटरनेशनल। आई होप आप सोच रहे होंगे कि ये सेकेंड इंटरनेशनल क्यों नाम दिया और कोई काम नाम क्यों नहीं दिया। तो चलो, ये जस्ट नेम है। देखा जाए एक इंटरनेशनल लेवल पे उस टाइम पे भी जो कैपिटलिज्म था वो काफ़ी उभर के आ रहा था यूरोप में, इवन पूरे वर्ल्ड में। तो उसको ही काउंटर करने के लिए ये दूसरी इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई, जिसको नाम दिया गया द सेकेंड इंटरनेशनल, है ना। ये जो बॉडी थी ये सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट करती थी। यही जितने भी आइडियाज़ थे, जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स थे बने हुए थे, है ना, जो पार्टीज थी, तो ये इस इंटरनेशनल बॉडी को सपोर्ट करती थी। और इन्हीं ग्रुप्स ने छोटे छोटे ग्रुप ने, ये जो सोशलिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने ही ये मिलकर बनाया था इस इंटरनेशनल बॉडी को। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा किस लिए एक बॉडी को फॉर्म किया गया इंटरनेशनली, क्योंकि जो काउंटर करना था कैपिटलिज्म को, क्योंकि कैपिटलिज्म काफ़ी तेजी से फैल रहा था उस टाइम पे भी। नाउ वर्कर्स इन इंग्लैंड,
एंड जर्मनी बेगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। देखो, इंग्लैंड में और जर्मनी में क्या होने लगा, अब और भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बने, एसोसिएशन बने, जो लड़ते थे किससे, अपनी कंट्री के सरकार से, वहाँ के रूलर पार्टी से, है ना, रूलिंग गवर्नमेंट से। किस चीज़ के लिए? कैपिटलिज्म से। किस चीज़ के लिए? बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन। देखो, इंग्लैंड में एक पार्टी बनाई गई थी जिसको क्या बोला गया? लेबर पार्टी, है ना। जर्मनी में एक पार्टी बनाई गई थी, पार्टी जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट पार्ट सॉरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपीडी। ये कहाँ की पार्टी थी? ये जर्मनी की। इंग्लैंड ने जो बनाया लेबर पार्टी। ये जो दोनों पार्टी थी, अब ये क्या हो रही थी? पॉलिटिकल इन्वॉल्व हो रही थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर रही थी, और ये अपने अपने एजेंडा को रख रही थी लोगों के बीच बीच में। किस क्या एजेंडा थे इनके? बेटर लिविंग। एक, क्योंकि जहाँ वहाँ का मोस्टली जो पॉपुलेशन था, जो स्ट्रेटा था वहाँ का, काफ़ी पुअर था। उन उसी के हिसाब से एजेंडा बनाते हैं ना। जैसे आप इंडिया को ही ले लो, आप पे बीजेपी हो, कांग्रेस भी हो, कोई भी पार्टी हो, वो क्या करती है चुनाव में? अपने एजेंडाज रखती हैं कि इवन चुनाव से पहले भी, कि वो क्या करेंगी लोगों के लिए। ऐसे ही वहाँ पे भी ये जो छोटी छोटी पार्टीज बन रही थी, ये जो एसोसिएशंस थे वहाँ के, उन्होंने भी अपने एजेंडाज बनाए बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन वहाँ की सुधारने के लिए। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। और उन्होंने क्या किया? एक एक फंड इकट्ठा किया। किससे? जो इस ग्रुप के मेंबर होते थे, इस एसोसिएशन के। और उस फंड का यूज ऐसे टाइम में करते थे जब उन मेंबर को, किसी भी मेंबर को ज़रूरत होती थी, सपोज रिसेशन आ गया या डिस्ट्रेस है, तो उस फंड का यूज किया जाता था। और वो डिमांड करते थे किसकी? वहाँ पे वर्किंग आवर को रिड्यूस करने के लिए और वोटिंग राइट के लिए। ये थी एसपीडी और लेबर्स पार्टी जो थी वहाँ की। ऐसे ही नीचे ही मैं वही आपको अगेन समझा रहा हूँ। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली, इन्होंने आपस में काम किया। किससे? ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, सोशलिस्ट पार्टी थी, जो ग्रुप्स थे, एसोसिएशन थे, किसके साथ काम किया? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इनके साथ काम किया। एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट, और इन्होंने मदद किया जो पार्लियामेंट में जब चुनाव होते थे सीटों को जीतने की, है ना, काफी मददगार हुए। बाई 1905, है ना, 1905, सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन जो होते थे वहाँ के, है ना, फॉर्म आ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। जैसे मैंने बताया 1905 में ये जो ट्रेड यूनियन थे और जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की जिस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, है ना, इंग्लैंड की पार्टी। एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। ये जो पार्टी आप देख रहे हो, ये जो फ्लैग, ये फ्रांस की है, और ये इंग्लैंड की है, और ये है जर्मनी की, है ना। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि सपोर्ट कौन कर रहा था। वहाँ की एक इंटरनेशनल बॉडी को बनाया गया जो सपोर्ट कर रही थी सोशलिज्म को, और वहाँ की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी एंड जो छोटी छोटी पार्टीज थी, वो सोशलिज्म के आइडिया को और इस तरीके की जो मांगे रख रहे थे, राइट टू वोट की, इक्वालिटी की, वर्किंग आवर जो रिडक्शन की, है ना, उनकी जो लिविंग कंडीशन है उसको बेटर करने की, वर्किंग कंडीशन को। तो इस तरीके की डिमांड जो थी, एक सोशलिस्ट आइडियाज थे, सोशलिस्ट विचार विचार थे। इन आइडियाज को, इनके एजेंडा ही ऐसे थे, तो जो कि सपोर्ट कर रहे थे सोशलिज्म को। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, अब देखा जाए, टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग आ गवर्नमेंट इन यूरोप। ये जो सोशलिस्ट पार्टीज जिन्होंने बनाई थी, जो भी फॉर्म हुई थी, वो कभी सक्सेस नहीं, उनको कभी सक्सेस नहीं मिला यूरोप में अपनी गवर्नमेंट बनाने का। कब तक? 1914 तक। अब आप इसको कनेक्ट कीजिए वर्ल्ड वॉर वन से। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर वन कब स्टार्ट हुआ था? 1914। और कब तक रहा था ये आप मुझे बताएं, ठीक है। तब तक इनको कोई सक्सेस यूरोप में नहीं मिला। पर ऐसा क्या? ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते थे, जो पार्लियामेंट में इनको कुछ तो सीटें थी,
है ना। ये जो पार्टीज थी, ऐसा नहीं था कि अगर ये अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, इनको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली, है ना, वहाँ की पार्लियामेंट में, तो बट इनको कुछ तो सीटें मिल रही हैं। जैसे आप इंडिया में समझ लीजिए, अब अभी बीजेपी की सरकार है, बट ओपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो और भी जो पार्टीज हैं, वो ओपोजिशन में तो होंगी, पार्लियामेंट में तो होंगी। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट को बिल पास करना है, कोई भी लॉ लगाना है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, ओपोजिशन क्या कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, अपने सपोर्ट नहीं दे सकता, जो वो चेंजेस कराना चाहे वो चेंजेस करा सकते हैं। तो ऐसा ही यूरोप में भी उस टाइम पे था, भले ही वो गवर्नमेंट में नहीं थी, उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, पर वो उनके जो आइडियाज़ थे सोशलिज्म के, वो पार्लियामेंट में रखी जाती थी। और जो नियम्स एंड लॉज बनाए जाते थे, लेजिस्लेशन को भी उन्होंने, जो सोशलिज्म का आइडिया था, उन्होंने लेजिस्लेशन को भी एक सेप दिया। ये जो आइडिया था, है ना, किसका, सोशलिज्म का। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल्स। ये अगेन, ये जो गवर्नमेंट थी, है ना, जो रन की जा रही थी किसके द्वारा, कंजर्वेटिव्स के, लिबरल और रेडिकल्स के। अब ऐसा नहीं है कि कंजर्वेटिव तो मेजोरिटी में होंगे, जो भी थे, जो भी पार्टीज जीत रही थी, कैपिटलिस्ट एंड ऑल, बट जो लिबरल एंड रेडिकल थे, इनकी भी कुछ तो सीटें थी, है ना, यहाँ पे मैंने बताया। एंड दे हेल्प इन विन पार्लियामेंट्री सीट्स, बट इतनी सीट्स नहीं मिली कि वो अपनी गवर्नमेंट बना पाए, बट स्टिल वो पार्लियामेंट में बैठ सकते थे, उनकी सीटें थी पार्लियामेंट में। तो जो भी उनके अपने आइडियाज़ हों सोशलिज्म को लेके, समाज को लेके, जो भी वो वर्क करना चाहते थे, वो अपने आइडिया को रख सकते थे। ठीक है। अब यही सारी आइडियाज़ जो थे, इस तरीके की जो आइडियाज़ आते गए, जो सोशलिज्म फैलता गया यूरोप में, हम देखेंगे रसिया में किस तरीके से इस आइडिया ने सेप लिया, किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट बनती है सोशलिस्ट, अभी 1914 में नहीं बनी गवर्नमेंट, बट आगे बनती है ना, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, किस तरीके से ये अपने आइडियाज़ को लेके चेंज करेंगे, है ना, रसिया में किस तरीके से चेंजेस आएगा, और किस तरीके से वहाँ पे रेवोल्यूशन आएगा। रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता मार काट एंड ऑल, रेवोल्यूशन का मतलब ही है कि जो ओल्ड रिजीम है वो हटा दिया जाए और नई रिजीम को स्थापित कर दिया जाए, है ना। ये चीज़ मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ाया हुआ है दोस्तों। आई होप सोशलिज्म इन यूरोप का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे कि अगर किसी भी बच्चे को अभी भी डाउट है या वॉट एवर, है ना, स्टिल कोई क्वेश्चन है, वो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैंने एक एक चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, है ना, सारे आइडियोलॉजी क्या है ना, सारे थॉट, सारे इन थिंकर्स के बारे में भी बता दिया है। इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, है ना। मार्क्सिज्म से अगर पूछा गया तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंग्लिश के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये आइडियोलॉजी किसने दी थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप आप लोग कर लोगे, और यही जो कॉन्सेप्ट है अब हमको मदद करेगा रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ने में और समझने में भी। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और आपने इन्जॉय भी किया होगा। होप सो, अगर हाँ तो आप कमेंट करके आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा, है ना। टिल देन वी मीट नेक्स्ट लेक्चर इन अ लेक्चर, हम मिलेंगे अगले